डेवलपमेंट ऑफ 8th पे कमीशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कि 8th पे कमीशन आ रहा है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर उनकी जो सैलरी है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि कमीशन कब बनेगा, कब ये लागू हो पाएगा, या फिर सरकार कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाने वाली है सैलरी हाइक को लेकर। खैर, हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 8वां पे कमीशन जो 2026 में लागू होने वाला है, परंतु उसके विचार पर सरकार अभी तक कुछ भी विचार नहीं कर रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार 8वां पे कमीशन के जगह कुछ अलग ही करने वाली है। यानी जो सैलरी हमारी 8वीं पे कमीशन के अनुसार बढ़ती थी और जो बढ़ेगी, उसके अलावा सरकार कुछ ऐसा करने वाली है कि सैलरी कुछ ही लोगों की बढ़ेगी। यानी किसी के काम के बेस पर या किसी के जॉब के परफॉर्मेंस के बेस पर उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, ऐसी कुछ न्यूज और जानकारी मिल रही है। तो आइए हम पहले सुनते हैं इस न्यूज को, उसके बाद आगे आपसे बात करेंगे कि कैसे सैलरी बढ़ेगी और किन किन की सैलरी 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन अब ये आता है कि ये पे कमीशन का मतलब क्या है। देखो, पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है जिसमें कई लोग होते हैं, सरकार उसको एस्टैब्लिश करती है ताकि वो देख सके कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि स्टेट का पे कमीशन अलग होता है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को एसेस कर सके उनका वेज कैसा है और नया जो वेज फ्रेमवर्क है वो प्रपोज किया जाए, और अगर वो सरकार को पसंद आएगा तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। अगर हम आजादी से लेकर देखें पूरे इतिहास में, तो 7 पे कमीशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, और ये ज्यादातर क्या होता है, हर 10-10 साल के गैप में आता है और इसको लागू किया जाता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पे कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर अगर आपकी सैलरी हाइक होती है तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेटर कर पाएंगे। रिटायर्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट होगा जिनको पेंशन मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 10 साल में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और यही अगर पैटर्न कंटिन्यू रहता है और सरकार मान लो अगर इस पे कमीशन जो है लाती है, एक कमीशन बनाती है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आप समझिए 1 जनवरी 2026 से हो पाएगा। खैर, क्वेश्चन ये भी है कि जो पे कमीशन आता है इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ये सब जानकारी मिलने के बाद अब आप ये जान लीजिए कि 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो उसके क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या उसके नुकसान होने वाले हैं। कुछ कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो सरकार के ऊपर इसका बोझ बताते हैं। जैसे कि 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो उस टाइम पे सरकार के ऊपर डायरेक्ट 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा था, परंतु इससे जीडीपी में भी इजाफा होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने काम को सही ढंग से करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत की उनको सैलरी मिलने लगती है। तो आइए देखते हैं पहले कि उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पे कमीशन बहुत एक्सपेंसिव है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा बजट से उनका चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 7th पे कमीशन जब आया था ना 2016 में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 1 लाख करोड़ रुपए एनुअली यहाँ पर बढ़ गई थी, और ये जो इंक्रीज है वो कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालती है, फिजिकल डेफिसिट पर काफी प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली एक और फायदा होता है इकोनॉमी को, वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि जब एम्प्लॉयज के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करेंगे, हाई सैलरीज मिलेगी, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा मिलेगी, और लोग गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा और हमारी जीडीपी बेटर हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विल देयर बी 8th पे कमीशन, क्या 8th पे कमीशन बनेगा कि भी नहीं बनेगा। देखो, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है पंकज चौधरी, उन्होंने रिसेंटली राज्यसभा में बताया था कि सेंटर अभी कोई भी कमीशन, पे कमीशन एस्टैब्लिश करने का नहीं सोच रही है नियर फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अभी इसके बारे में कुछ भी विचार कर नहीं रही है, ऐसा यहाँ पर पंकज चौधरी जी ने बताया। लेकिन डिस्पाइट दिस अनाउंसमेंट, यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की आखिरकार अगर यहाँ पर पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था 2016 में, तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी आपको पता है ये 7,000 से
बढ़कर 18,000 पर मंथ हो गया था। और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए पर महीना पहुंच गया था। मैक्सिमम सैलरी जैसे जो एकदम टॉप पोस्ट के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनको 2.5 लाख रुपए पर महीना मिल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 8वां पे कमीशन लागू होगा, और यदि 8वां पे कमीशन लागू होता है तो जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी अभी जो 18,000 रुपए है वो बढ़कर 26,000 और 30,000 रुपए पर मंथ हो सकती है। ये 8वें पे कमीशन के अनुसार होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो 7वां पे कमीशन लगा था तो 7,000 से बढ़कर 18,000 सैलरी हो गई थी। और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो सैलरी होती है उसको डिटरमिनाइट करता है, उसको देखता है कि कितनी सैलरी किस हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो यदि 2.57 लगता है तो आपकी सैलरी 26,000 30,000 हो पाएगी, और यदि 3.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी 40,000 प्लस हो सकती है। उसी के अनुसार यदि डीए जो डीए मिलता है आपको साल में 2 बार, तो वो मिनिमम या मैक्सिमम 3% से बढ़ता है, परंतु उसको और आपकी सैलरी देखा जाएगा कि क्या महंगाई 3% ही बढ़ रही है। यदि महंगाई 6% बढ़ी है और आपका डीए 3% बढ़ रहा है तो ये तो गलत हुआ है ना। तो ये भी देखा जाएगा 8वें पे कमीशन के अनुसार कि आपकी सैलरी और आपका डीए किस हिसाब से बढ़ रहा है। और जो पेंशनर होते हैं तो मिनिमम पेंशन इस टाइम पे 9,000 रुपए मिल रही है। अगर 8वां पे कमीशन लगता है तो इसको भी बढ़ाने की बात की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, ये 8वें पे कमीशन में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और उसी हिसाब से जो हाउस रेंट होता है और ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो भी आपका बढ़ाने की बात की जाएगी, क्योंकि हाउस रेंट आपका 2 या 2,500 रुपए मिलता है और वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पर। तो आइए और देखते हैं। ने बताया कि अभी हम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। तो मान लीजिए अगर 8th पे कमीशन नहीं आता है तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या विचार चल रहा है। देखो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि स्पेकुलेशन काफी तेजी से बढ़ने लगा है मीडिया के अंदर। यहाँ पर गवर्नमेंट बताया जा रहा है कि एक नया सिस्टम ला सकती है सैलरीज रिवाइज करने के लिए। मतलब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सैलरी रिवीजन परफॉर्मेंस के बेसिस पर, मतलब आप एक एम्प्लॉय हो, आप जो काम करते हो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बेसिस पर आपका सैलरी हाइक किया जा सकता है। या फिर एक और चीज हो सकता है वो है डायरेक्टली इन्फ्लेशन से लिंक करके, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आप समझिए हर 10-10 साल में अगर ये पे कमीशन लेकर आती है तो काफी वेट करना पड़ जाता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपकी जो सैलरी है वो और अच्छे तरीके से एडजस्ट हो। वैसे तो डीएनएस अलाउंस आपको मिलता है लेकिन और ज्यादा आपको बेटर मिल सके डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर आपको 10 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो या तो इन्फ्लेशन से डायरेक्टली एडजस्ट किया जाए या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपका सैलरी हाइक होगा, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यही आता है कि कुछ लोग इसके फेवर में है कि हाँ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक होनी चाहिए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है। तो मैं आपको दोनों तर्क बताता हूं, यहाँ पर जो फेवर में है उनका क्या कहना है और जो इसके अगेंस्ट में है उनका क्या कहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो लोग इसके फेवर में हैं कि हाँ परफॉर्मेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक होना चाहिए। सबसे पहला, 8वां पे कमीशन नहीं लगा तो सरकार परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी सैलरी बढ़ाएगी। तो जो लोग इसके फेवर में हैं और जो लोग इसके विरोध में हैं, तो आइए उन दोनों लोगों के तर्क को सुनते हैं और क्या परफॉर्मेंस के बेस पर क्या बेनिफिट होगा और क्या उसकी नुकसान होने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर बहुत से लोगों का कंप्लेन होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो काफी इनएफिशिएंट होते हैं, अच्छे तरीके से अब एफिशिएंसी नहीं करते, मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं थोड़ा सा काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी सैलरी हाइक होगी तो वो लोग के अंदर मोटिवेशन आएगा और वो ज्यादा काम करेंगे और इससे लोगों को भी बेनिफिट होगा। फिर दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में आपको बताया अगर आपको कोई जॉब दिया गया है तो आप अकाउंटेबल हो उसको करके। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर अक्सर ब्लेम किया जाता है कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोपते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी आ सकेगी अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी आएगा। फिर इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, मतलब कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है जो अच्छा कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि कई बार लोग गवर्नमेंट जॉब में इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर आपके टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आप भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हो और भले ही आप काम करो ना करो आपको सैलरी जो मिल रही है वही मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब कोई करप्शन कर
रहा है क्या कर रहा है वो एक अलग मामला है। लेकिन इसके अलावा फिर ये भी बोला जा रहा है कि इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ भी अलाइन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेसिस पर, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एक आपकी फिक्स सैलरी होती है और दूसरा आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो कोई चीज, तो उन सब के बेसिस पर आपको और ज्यादा पैसा मिलता है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो दोनों को और ज्यादा अलाइन किया जाएगा, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। फिर लास्ट है यहाँ पर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो कई बार कंप्लेन करते हैं कि हम पैसे तो देते हैं, इतना सारा टैक्स देते हैं, हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर यूएस मार्केट्स का इफेक्ट आता है मॉर्निंग में और यूरोपियन मार्केट्स का इम्पैक्ट अच्छा सा सर्विस नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है, वो है आपका इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जेक्टिवली मेजर परफॉर्मेंस इन पब्लिक सेक्टर स्पेशली, क्योंकि आप समझिए पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉय होता है वो क्या कर रहा है, पब्लिक सर्विस दे रहा है। आप कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट को क्लियर करना है, मतलब इस तरह की जो सर्विसेज होते हैं ना, उस पे आप कैसे परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करोगे। या फिर मान लो कोई पॉलिसी मेकिंग है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो एक पॉलिसी बना रहा है, उसका दिन रात खपा रहा है अपना कि हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे तो लोगों को ऐसा फायदा होगा, तो आप कैसे उसके ऑब्जेक्टिवली आप उसको क्वांटिफाई कर पाओगे कि हाँ इसने इसका परफॉर्मेंस बेटर है तो हम उसको यहाँ पर ज्यादा सैलरी हाइक देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, राइट। दूसरा है फेवरेटिज्म। हम सब जानते हैं गवर्नमेंट के अंदर कितना ज्यादा फेवरेटिज्म चलता है कि आपके कोई भाई बंधु संबंधी हैं तो उसको आगे बढ़ा दो, उसको कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दो, कुछ हो जाए। तो ये जो फेवरेटिज्म का रिस्क वो भी इसमें भी काफी ज्यादा होगा। आप जो एक तरह से आपके करीबी होंगे, आपके बॉस जो है, आप उनसे बात करोगे तो आपको ज्यादा सैलरी हाइक दे सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। देखो सरकारी नौकरी ज्यादातर लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उसमें जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा बेनिफिट है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर चीजें होने लग जाएंगी तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का क्या हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वही चीज हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सरकार के अंदर कोलैबोरेशन कम होगा। एक्चुअली क्या होता है कि अभी आपका जो है टीम वर्क की तरह आपको काम करना होता है, सब लोग को एक साथ मिलकर, ताकि पब्लिक का भला हो सके। अब क्या है कि अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाएगा, हर एक किसी की सैलरी आए, तो हर कोई अपना इंडिविजुअल सोचेगा ना कि मेरा परफॉर्मेंस ही बेटर हो। टीम वर्क जाए भाड़ में, कुछ हो ना हो, पब्लिक का क्या हो ना हो, बस मेरा एक इकलौते का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और नेक्स्ट है एथिकल कंसर्न, मतलब कि यहाँ पर जो, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेशली डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अब मान लीजिए करोड़ों लाखों लोगों के ऊपर असर होता है पॉलिसी मेकिंग का। अब आप अपने बेनिफिट, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि अब मान लीजिए मैं अपने बेनिफिट के लिए एक ऐसा पॉलिसी बनाऊं जिससे मेरी सैलरी हाइक हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसका लार्जर पब्लिक के ऊपर उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एथिकल कंसर्न कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो देखो आर्गुमेंट्स दोनों तरफ है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या है। लेकिन मैं आपको बता, डिले हो रहा है इसको लेकर, जो एम्प्लॉइज हैं वो, अब जो 8वां पे कमीशन जो इतना डिले हो रहा है, जो इतना लेट हो रहा है, अभी तक उसकी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, जबकि 2026 में 1 जनवरी से उसको लागू होना है। तो इसके विरोध में ऐसा लोग और ऐसे कर्मचारी, जो 1 करोड़ कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, वो 1 जनवरी 2026 से या फिर दिसंबर से या नए साल के किसी महीने से बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं। ये देखने को मिल सकता है कि कब से, और अभी भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं 8वें पे कमीशन के लिए, और ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करवाना है। इसलिए कभी भी आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उनकी मेहनत की कमाई और उनके द्वारा किए गए सरकार के लिए काम का उनको पूरा पैसा देना चाहिए, और उसके लिए अभी से कमेटी बनाई जाए और 2026 में 1 जनवरी से जो 8वां पे कमीशन लागू होना है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा विचार करते हुए उसको लागू किया जाए और ओपीएस को भी बहाल किया जाए। तो आप लोग की क्या राय है, कमेंट करिए।